बेटा लास्ट बेटा हमने पढ़ा था दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। रिफ्लेक्शन के अंदर तो बिल्कुल वही आपके पास जो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आपकी जो वेव होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। और जो हमने रिफ्लेक्शन में स्टडी किया था वो हमने क्या स्टडी किया था कि आपके पास अगर वेव जो है वो डीप से शैलो वाटर में जा रही होती है तो क्या होता है जी, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, आगे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। नकी याद है जी मिस। क्या होती है बताएं मिस डीप से शैलो में। जी। मिस नॉर्मल से दूर होती है। नहीं, अगर डीप से शैलो में जा रही होती है तो इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल ना, सही है। सही। ये लिखवाया था मैंने, लिखा नहीं था तुमने? हाँ हाँ लिखा है। लिखा है ना। उसके अलावा फिर वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट आता है बेटा? वेवलेंथ डिक्रीज होती है इंक्रीज? और आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वेवलेंथ का पूछो, वेवलेंथ इंक्रीज होती है डिक्रीज? आ रही है बात अब? डीप डीप से शैलो। हाँ हाँ, डीप से शैलो पे ही पूछ रहे हो। डिक्रीज होती है क्या? वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होती है ना, क्या हो गया? डीप से शैलो में जाते हैं तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होती है। और हाँ स्पीड हाँ। कहाँ देख रहे हो तुम? उल्टा लिखा हुआ है या तुमने कहीं पे? नहीं मिस ये लिखा है। क्या लिखा हुआ है? वेवलेंथ डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है ना, सही है। और स्पीड? वो भी डिक्रीज होती है। स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना बेटा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और यही उल्टा आपके पास सिस्टम में होता है आपके पास, अगर आप शैलो से डीप पे जा रहे हो, ठीक है। शैलो से डीप पे जा रहे होगे और आपके बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके अलावा वेवलेंथ आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हाउएवर द फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम। अब इसके बाद जो तीसरा फिनोमेना बेटा हम डिस्कस करेंगे ना वो डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन बेसिकली आपके पास कैसे है? डिफ्रैक्शन आपके पास किस तरह से पता है कि डिफ्रैक्शन जो है ना, अगर कोई स्पेसिफिक गैप से आपकी वाटर वेव्स गुजरती है, ठीक है, उस गैप से गुजरने के बाद आपकी जो वेव्स है एक स्पेसिफिक पैटर्न लेती है, ठीक है ना। और उस पैटर्न को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक तुम्हें मैं पिक्चर शेयर करती हूँ जिसके अंदर आप मोस्टली जब आप हार्डवेयर वगैरह बनाते हैं, फिश वगैरह को पकड़ने के लिए इस तरीके से हार्डवेयर वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अंदर ना कुछ गैप रखा जाता है ना, ताकि अगर आपकी फिश जो है वो हार्बर में आ गई पानी के साथ तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। तो उसमें से जब आपकी वाटर वेव गुजरती है ना, सो इट विल टेक ए स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे इस डायग्राम में आपको शो, डायग्राम में आपको कैसे शो हो रहा है बेटा? एक यहाँ पर एक गैप मौजूद है आपके पास, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड गैप। वाटर वेव ना हमारे पास यहाँ से आ रही है ऐसे, है ना। यहाँ से आने के बाद आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से जा रही है, मतलब उनका पैटर्न कैसा आ रहा है? सेमी सर्कुलर। अगर आप इनके वेव फ्रंट्स बनाएं तो वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं? सेमी सर्कुलर। आ रही बात समझ में? यानी वाटर वेव्स पहले आपके पास इधर सीधी सीधी आ रही है ऐसे वेव फ्रंट के साथ, और यहाँ बनाने के बाद एक गैप से गुजरने के बाद ये कैसे हो गई है? दे आर मेकिंग सेमी सर्कल। ये जो एक स्पेसिफिक पैटर्न लिया है ना इन्होंने, ठीक है। तो वाटर वेव जब भी किसी गैप से जाती है उसकी एजेस की वजह से इट विल टेक अ स्पेसिफिक पैटर्न, वो स्प्रेड हो जाती है अराउंड इट्स एजेस। इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? जैसे डिफ्रैक्शन। कि जब भी आपकी वाटर वेव किसी गैप से पास होती है तो उसके एजेस के अराउंड वो क्या हो रही होती है बेटा? स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। यानी उस पूरे हार्बर के अंदर उस गैप से निकल के वो फैल जाती है। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई? क्या कहता था डिफ्लेक्शन? डिफ्रैक्शन मैं लिख रही हूँ, हाँ। फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा? डिफ्रैक्शन। क्या डिफ्रैक्शन को हम
कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स at the edges of obstacle is called diffraction. ठीक है ना, इस फिनोमेना को बेटा हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके दो कंडीशन है बेटा डिफ्रैक्शन के, यानी दो तरह के पैटर्न बनते हैं। ठीक है ना, दो तरह के इसका पैटर्न बनता है, इसमें दो कंडीशन है। यानी जैसा ही आपको ये ऊपर वाली पिक्चर में हार्बर शो हो रहा है, उसके अंदर एक गैप है, ठीक है ना, जिसमें इस गैप से आपके वाटर वेव्स को पास होना है। अब ये गैप, अगर ये जो ऑब्स्टिकल का जो गैप है, अगर ये वाटर वेव्स की वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है, तो आगे जो पैटर्न बनेगा ना वो सेमी सर्कुलर बनेगा। और अगर ये गैप उनकी वेवलेंथ से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपकी मोस्टली जो वाटर वेव है वो स्ट्रेट ही पास हो जाएंगे। आई बात समझ में? मोस्टली जो वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट ही पास हो जाएंगे। जैसे अब हम इसके अंदर इन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहली वाली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि जब आपके पास जो गैप है, गैप ऑफ द ऑब्स्टिकल इज इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव। कंडीशन 1, गैप टू वेवलेंथ, ठीक है ना, जो भी आपका गैप है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, ठीक है ना, ऑब्स्टिकल है, ठीक है ना, पीछे से तुम्हारी जो है ना वो वाटर वेव्स आ रही है। अब तुम्हारे पास जो बेटा गैप नजर आ रहा है ना, तुम्हें इतना नजर आ रहा है, तो पीछे से तुम्हारे पास वाटर वेव्स आ रही है, किस तरह से आ रही है, यानी ये तुम्हारे पास वेव फ्रंट है। मैंने क्या बनाया है बेटा, तुम्हारी वेव्स आ रही है, वाटर वेव्स आ रही है, उनके वेव फ्रंट बनाए हैं, और इनके दरमियान जो वेव लेंथ है ना, ये इनकी क्या है, दिस इज द वेव लेंथ। ये जो वेव लेंथ है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, इस गैप के बराबर है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास ऑब्स्टिकल है, उसके जो आपका गैप है ना वो तकरीबन किसके बराबर है बेटा, जो आपकी वाटर वेव पीछे से आ रही है उसके वेवलेंथ के बराबर है। इस कंडीशन में ना आपकी सेमी सर्कुलर वेव बनेगी। कैसी बनेगी, सेमी सर्कुलर। इसमें आपको अपना प्रोटेक्टर यूज करना है, अपना सॉरी अपना कंपास यूज करना है। कंपास की मदद से आप सेमी सर्कल्स बनाएंगे। सेमी सर्कल्स यानी आपके पास ये जो है वेवलेंथ आपका, समझो सेमी सर्कल का पहली वाली का आपको ये हो गया डायमीटर के बराबर, आपने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब दूसरा आप इतनी ही वेवलेंथ का यहाँ पर मेजर करेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। इस वेवलेंथ को मेजर करके ये वाला डिस्टेंस आप दोबारा दूसरी वेवलेंथ का मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और फिर एक और सेमी सर्कल बना देंगे अपना कंपास खोल के। आ रही बात समझ में? इसी तरह तीसरी आपकी होगी, वो भी इसी तरह से स्प्रेड हो जाएगी। तीसरी भी अगर आप वेवलेंथ बनाना चाहें, कम से कम आपको 3 दिखानी होती है। हमारे पास 3 बन गए, ठीक है ना बेटा। कम से कम आप 3 जो है ना सेमी सर्कल बना के चाहें, और इनके सबके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, अब ये मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया डिस्टेंस, ऑफ कोर्स आप उसको जब कंपास से बनाएंगे ना तो इसका ये वाला डिस्टेंस सेम रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 सेंटीमीटर के बराबर था तो आपने हर तरफ क्या ले लेना था बेटा, 1 सेंटीमीटर मेजर करके पहला मार्क लगा के और फिर प्रोटेक्टर ओपन करके सेंटर से रख के, सॉरी अपना कंपास ओपन करके आप उसको ड्रॉ कर लेंगे सेमी सर्कल। बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ भी हो जाएंगे और बिल्कुल सेम डिस्टेंस का पार्ट भी आपको फील होगा। फिर आप इससे भी जैसे 1 सेंटीमीटर तुमने यहाँ मेजर किया, फिर 1 सेंटीमीटर तुम ऊपर मेजर कर लो,
इसी तरह से 1 सेंटीमीटर तुम यहाँ मेजर करो, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ, और आप अपना कंपास खोल के इसको सिंपल सेमी सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करो, तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हो जाता है। कंपास है तुम्हारे पास? नहीं भी नहीं है। अभी नहीं है यानी कहाँ गया? बाहर गया है, मार्केट गया है? अभी है नहीं मेरे पास, खरीद लूंगा। कंपास और प्रोटेक्शन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे सब लाइट तुम्हें पढ़ना है, उसमें भी जरूरत पड़ेगी बेटा। आपकी जितनी भी रे डायग्राम है उन सब में आपको कंपास के प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ सकती है। आप प्लीज लेके रखें, क्योंकि आगे की चैप्टर आपकी सारी आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है? ये चीज क्लियर होगी, सही। समझ में आ गई? कंडीशन में जब आपके गैप जो है वो किसके बराबर होगा? वाटर वेव की वेवलेंथ के बराबर होगा, ठीक है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? सही। जी मिस। बाकी क्लियर है? जी मिस। अब दूसरे में कंडीशन 2 में आप डिफ्रैक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? And gap is greater than wavelength ठीक है ना? मैंने गैप इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वाटर, उस केस में क्या होगा? गैप जो है वो आपकी वेवलेंथ से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अपन मैं यहाँ पे गैप है ना वो वाटर वेव्स आ रही है, उसी तरह से आ रही है। ठीक है ना? अब आपका बेटा किस तरह से बनेगी? अब आपके पास ज्यादातर वाटर वेव्स है वो स्ट्रेट पास हो जाएंगी, सिर्फ एजेस से क्या हो रही होंगी? ये सिर्फ और सिर्फ एजेस से, और इसके अलावा ये कैसे पास हो जाएंगी? सीधी। तो ये एजेस से स्प्रेड होंगी। डिस्टेंस टाइम के दरमियान वही होना चाहिए, तो वेवलेंथ है ना हमारी, ये क्या है हमारी वेवलेंथ, तो आपने डिस्टेंस जो है वो शो करना है वेवलेंथ के दरमियान। यानी यहाँ से आप ये जो दूसरी तो स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो यही सेम डिस्टेंस मेजर करते हुए कि आपने मेजर कर लिया ये कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर है तो यही 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप ये 1 सेंटीमीटर आपने समझो ये ड्रॉ किया लाइन, आपने यहाँ से थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में इसे शो कर दिया। सही। आप 3 जो है ना वो ड्रॉ करेंगे, ये आपने मेजर करना पड़ेगा वेवलेंथ। ये आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अच्छा प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो मुझे इन्हीं के नंबर्स होता है बेटा। सही। अच्छा अब आपके पास बेटा ये जो आपकी, इसीलिए हम कहते हैं अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिलहाल नहीं पढ़ा है ना, फिलहाल आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम इसमें ये बताते हैं बच्चों को कि जो आपकी रेडियो वेव्स होती है ना, रेडियो वेव्स होती है, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो क्या होती है? ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो सिर्फ आपके पास डिफ्रैक्शन शो करती है, ठीक है ना? उनकी जो डिफ्रैक्शन होती है वो ज्यादा आपके पास
एजेस से जो है ना वो डिफ्रैक्ट होके आगे निकल जाती है, मतलब रुकती नहीं है, ब्लॉक नहीं होती है। अभी जैसे आप इसमें देखते हैं ना, इसमें वाटर वेव तकरीबन स्ट्रेट ही पास हो रही है, क्योंकि इसके दरमियान जो है वो आपके पास क्या है, गैप ज्यादा है। सिर्फ आपके पास एजेस से स्प्रेड हो रही है और उसके बाद सीधी पास हो रही है। इसी वजह से जो आपकी ट्रांसमिशन करवाई जाती है, जैसे विद इन अ सिटी अगर ट्रांसमिशन करवाई जाती है तो वो रेडियो वेव से करवाई जाती है, क्योंकि रेडियो वेव जो है वो क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो आराम से जो है ना एजेस से डिफ्रैक्शन ज्यादा शो करती है, नोटिसेबल डिफ्रैक्शन शो करती है और पास हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है एवरीवेयर। सही है बेटा, ब्लॉक नहीं हो पाती है। सही। सही है। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो वहां पर आपके पास क्या होता है कि वो डिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा शो करती है, उनकी डिफ्रैक्शन ज्यादा नोटिसेबल होती है, और उसमें खासतौर पे आपके पास रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स है वो आपके पास किसी भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स की भी जो वेवलेंथ होती है वो मतलब ऑब्स्टिकल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो वो तकरीबन वो आपकी उसके गैप के हिसाब से मैच कर रही होती है और स्प्रेड हो जाती है, इसीलिए बहुत आसानी से बहुत ज्यादा नोटिसेबल होती है, स्टॉप नहीं होती है, ब्लॉक नहीं होती है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स को इसीलिए हम इजीली जो है वो डेटा वगैरह ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं विद इन द सिटी। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े जो आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनसे ब्लॉक नहीं होती, आराम से पास हो जाती है, डिफ्लेक्शन की वजह से उनकी एजेस से स्प्रेड होकर आगे निकल जाती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आगे बढ़ेंगे। बस ये याद रखना कि आपके पास जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है उनमें आपके पास जो, क्योंकि ये कभी कभार एमसीक्यूज में वाली बात आती है, जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो होती है वो आपके पास ज्यादा नोटिसेबल होती है, यानी उनकी जो स्प्रेडिंग होती है, उनका जो कर्वेचर होता है अराउंड द एजेस वो ज्यादा नोटिसेबल होता है फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, देख लिया इसको अपने पास। सही। जी मिस। मतलब आपके पास बेटा ये चैप्टर यहीं तक था, इसमें ये दो पैटर्न बनाने के लिए आपके पास आता है, आ रही बात समझ में? आपके पास ये दो सही। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आते हैं आपके पास यहाँ सेक्शन पे। अब मैं जरा पास्ट पेपर ओपन कर रही हूँ, पास्ट पेपर से रिलेवेंट हम कुछ देख रहे हैं यहाँ पे ना, मैं टॉपिकल ओपन कर रही हूँ। क्लियर हो रहा है इसकी? जी मिस। अब यहाँ पे देखो बेटा पहला वाला, और अ ट्रांसफर वेव व्हाट इज अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से होते हैं बेटा a line joining all points on the same crest of a wave. Yeah, a line showing the displacement of a wave, the energy content of the wave, the first part of a wave to reach the point. वेव फ्रंट्स अभी हम बना रहे हैं ना, वेव फ्रंट्स क्या होता है? हेलो, हेलो जी, लकी कहाँ चले गए? उसका डी है क्या? वेव फ्रंट्स क्या होता है, मैंने बताओ, वेव फ्रंट बताया था ना तुम्हें क्या होता है? तुम कोई गेम वगैरह तो नहीं खेल रहे हो? नहीं।
फ्रंट्स कल भी बताए थे बेटा, वेव फ्रंट्स क्या होता है। अगर जैसे यहाँ पे वेव फ्रंट्स बने हुए थे, जो तुम्हारी मैंने अभी पहले वाली डायग्राम बनाई थी, उसके अंदर तुम्हारे वेव फ्रंट्स बने हुए थे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपकी आवाज सही से नहीं, वो हो रही है, कट कट के आ रही ये कह रही हूँ कि वेव फ्रंट्स आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। है। जैसे हमने वेव फ्रंट्स को मैंने बताया था ना, कैसे बनाते हैं वेव फ्रंट्स। अगर आपके पास ये दो तीन वेव हैं जो पैरेलल में है, इनके वेव फ्रंट्स बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे हम वेव फ्रंट्स, बताओ। हेलो। इंटरेस्ट वो कर देंगे ना। मतलब इनके सारे क्रस्ट के पीक पॉइंट ले लो, जो मैक्सिमम पॉइंट है, उनको आप क्या करेंगे, एक इमेजनरी लाइन से ज्वाइन कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। ये लाइन क्या कहलाएगी, वेव फ्रंट। आया था ना ये। इस तरह से हाँ याद आ गया। एक आपकी मूव हो रही होती है, याद नहीं, तीसरी दफा बता रही हूँ मैं तुम्हें, दो दफा से पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो लाइन आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, जो सेम फेस पे सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको ज्वाइन करना है इमेजनरी लाइन से, उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट ऑन द सेम crust ऑफ अ वेव। ठीक है, सही। उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। सेम पॉइंट पे आपने जो क्रस्ट है ना, उनको ज्वाइन कर लिया, वैसे पीक पोजिशन है। अच्छा, सेकेंड वाला क्या आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने पढ़ी थी ना। Longitudinal wave passes along a string. The coil of the string vibrates from side to side. The diagram shows the position of the coils at one particular time. Which position are one wavelength pair, one wavelength apart. अच्छा, देखो वेवलेंथ इसमें तो हमें पता थी, हमने निकाल ली थी ये वाली जो वेव थी, उसके अंदर हमने कैसे निकाला था कि बेटा, वेवलेंथ जो आपके पास ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस होता है, वो मैंने आपसे कहा था कि वेवलेंथ होती है। या फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सक्सेसिव क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस, या सक्सेसिव ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, वो आपकी वेवलेंथ। ये हमने बाद में पहले डिस्कस किया था। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाए, वो आपसे पूछे, तब आप कैसे करेंगे बेटा, ये वाला जो रीजन है ना, इसका कंप्रेशन है, और ये रेयर फ्रैक्शन, ये बताया था, याद है बेटी, कंप्रेशन, हाँ ये कंप्रेशन। अब इसमें वेव आपकी जो वेवलेंथ होगी ना, वो क्या होगी, सक्सेसिव कंप्रेशन के तरह, यानी हम सेंटर पॉइंट ले सकते हैं सक्सेसिव कंप्रेशन का, यानी जो दो कंप्रेशन है इनके दरमियान जो सेंटर पॉइंट है, वहां से वहां तक का डिस्टेंस लेने की तो वेवलेंथ। सिमिलरली हम ये भी ले सकते हैं वेवलेंथ, जो तुम्हारी सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन के सेंटर से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के सेंटर तक है ना, ये भी तुम्हारी क्या हो सकती है, वेवलेंथ हो सकती है। तो आप इसके अंदर कैसे, उन्होंने कौन सा मेजर किया हुआ तुम्हारा, एक्स और डब्ल्यू, है ना, एक्स और डब्ल्यू को आप कैसे शो करेंगे, मुझे वाला सवाल समझ नहीं आया। एक मैं बता, देखो इसके अंदर मैडम कैसे मेजर करते हैं, इसके अंदर आपके पास हमें वेवलेंथ मेजर करनी है, तो वेवलेंथ जो है या तो सक्सेसिव आपके कंप्रेशन के दरमियान होगी, या तो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन, ये दोनों जो है ना, जिसमें पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो क्या कहलाते हैं, कंप्रेशन कहलाते हैं। और जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो रेयर फ्रैक्शन कहलाते हैं, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो कैसे पास होती है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में। आप उसमें तुम वेवलेंथ को कैसे बताओगे, सबसे पहले तो उसमें वेवलेंथ समझो, वेवलेंथ कहाँ से होती है बेटा तुम्हारे पास,
बिटवीन द एडजेसेंट कंप्रेशंस। ठीक है ना। अब एडजेसेंट कंप्रेशन जो मैंने तुम्हें अपने बताया, W जो है वो एक कंप्रेशन है, Y जो है अगेन यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ के सेंटर से लेकर दूसरे वाले कंप्रेशन के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। यानी जो एडजेसेंट कंप्रेशन है उनके मीन पॉइंट से, उनके सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनके दरमियान, वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। इसी तरीके से जो रियर फ्रैक्शन एक्स है और आगे बढ़ जा रहा है, इसके जो सेंटर से लेके, यानी आपकी मर्जी है चाहे आप सक्सेसिव कंप्रेशन को कंसिडर कर ले या सक्सेसिव रियर फ्रैक्शन को, इनके सेंटर से लेकर यहाँ तक के जो सेंटर का डिस्टेंस है वो भी क्या कराएगा, वेवलेंथ। आई बात समझ में। यानी कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो एडजस्टेंट है वो डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा, या एडजस्टेंट आपके पास जो रियर फ्रैक्शन है उनका जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। चीज क्लियर हो गई। अब आप अपने ऑप्शंस में देखें आपको कौन से वेवलेंथ नजर आ रहे हैं। एक तो कह रहे हैं विच पोजीशन आर वन वेवलेंथ अपार्ट। कौन सी पोजीशन है जो वन वेवलेंथ अपार्ट है, इसको पहले रफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो पोजीशन ऐसी रहेंगी जो वन वेवलेंथ अपार्ट है। अब जैसे W और X, WX हाफ वेवलेंथ अपार्ट है, देख के पता चल रहा है आधी वेवलेंथ। W एंड Z ये टू वेवलेंथ अपार्ट है, यानी इनमें दो आपके पास एक कंप्रेशन से कंप्रेशन तक वेवलेंथ, Y से लेकर Z तक अगेन एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन आ जाएगी तो दो वेवलेंथ हो जाएगी। X से Z तक, X से Z तक 1.5 हो जाएंगे। Y से Z अगेन यू हैव व्हाट बेटा, यहाँ अगर हम Y से Z तक कंसिडर करें तो दूसरी भी वेवलेंथ आपके पास Y से Z भी आपके पास एक वेवलेंथ बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट कंप्रेशन है, एडजेसेंट कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। सही है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, Y एंड Z। क्लियर हो ना कि? सही। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट देखो। अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक रिफ्रैक्ट्स एज इट passes फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, which property changes as the wave refracts? कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? अभी मैंने रिवाइज करवाया था लेक्चर शुरू से पहले। बताएंगे बेटा ना कि बताएंगे जल्दी से। एक सेकंड देखते। हाँ, बता रहा हूँ। वेवलेंथ और स्पीड ना। ठीक है, गुड। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, अब बाकी जो चेंज होगी वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, स्पीड ऑफ वेवलेंथ, डी है। ना, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा और इसका क्या होगा बेटा, डी। A sound wave travels through air. The line in the diagram shows the position of the layers of the air at one particular time. Which distance shows the wavelength of the wave? अच्छा, पहले ना एक काम किया करो कि इस तरह की जो भी है ना उसको तुम लिख लो कंप्रेशन का, रेयर फ्रैक्शन का। कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन। ठीक है। Which distance shows the wavelength of the wave? मिस बोले शायद डी है ये। डी है ना, सही, गुड, डी है ना, क्योंकि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा,
डी इज द करेक्ट। तो सबसे पहले अगर इस तरह आए ना तो पहले लिख लिया करो ताकि तुम्हें आसानी से उसको डिटेक्ट कर लोगे। सही है ना? Question number 5 here. Wave when a ripple time passes from deeper to a shallower region and refracts. This wave property decreases as the wave enters shallow region. Decrease कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये बता दो। डीप से shallow में जा रहा है। स्पीड एंड वेवलेंथ। सही है, सारे यूज में जाओगे तुम्हारे पास स्पीड एंड वेवलेंथ। ठीक है। A ball floating in a ripple tank begins to move vertically up and down as the wave passes beneath it. The ball does not move horizontally. So, which statement is correct? पता नहीं, समझ नहीं आया। देखो ये ना एक आपकी जर्नल स्टेटमेंट है जो मैंने प्रोग्रेसिव वेव्स बताई थी ना बेटा तुम्हें। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। प्रोग्रेसिव वेव्स होती है वो कौन सी वेव्स होती है? In which the energy is transferred from one point to another point without transferring the medium itself. यानी किसी भी मीडियम में जिसमें वेव प्रोड्यूस होती है उसमें मीडियम का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता, वो वही रहता है। उस वेव फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। आ रही बात समझ में? जब प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ाया था शुरू की डेफिनेशन, फर्स्ट लेसन की डेफिनेशन, उसमें आपसे क्या बताया था कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज नॉट। यानी वाटर इटसेल्फ मीडियम है, वो ट्रांसफर नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पर अप एंड डाउन मूव हो रहे होंगे। ठीक है ना? उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी जगह पर क्या हो रहे होंगे? अप एंड डाउन मूवमेंट मूव कर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी एक एंड से दूसरे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम इटसेल्फ। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो शुरू में वो शुरू में ही रहेंगे, जो आखिर में वो आखिर में ही रहेंगे अपनी जगह पर। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक एंड से दूसरे एंड। बिल्कुल जिस तरह एक रोप में आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो जहाँ से आपने रोप पकड़ी होती है तो उसके पार्टिकल्स वहीं पे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उस वेव के साथ साथ उसके पार्टिकल्स भी आगे जा रहे हो, नहीं। ठीक है ना? वो अपनी जगह पर अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, बल्कि इससे फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक एंड से दूसरे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? सी। हाँ सी। सी ना? सी होगा ना। एनर्जी इज ट्रांसफर इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज नॉट। सही है? सही। In an experiment using a ripple tank, plane wave fronts arrive at a plane surface. Which so correctly describe the waves after they are reflected from the surface. रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है ना? रिफ्रैक्ट नहीं हो रहे, रिफ्लेक्ट होंगे सरफेस से। क्या होगा? हाँ, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। देखो रिफ्लेक्शन में कोई चीज चेंज हुई थी क्या? सिर्फ एंगल आपके पास। रिफ्लेक्शन जो होती है, रिफ्लेक्शन क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इसका रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब हमने रिफ्लेक्टेड रे बनाई थी तो उसमें मुझे बताओ क्या वेवलेंथ या स्पीड कोई चीज मैंने बताया था कि चेंज हो रही है? नहीं। नहीं होगी ना। यानी जिस सेम एंगल से बस उन्होंने इंसिडेंस किया था उसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ना उनकी स्पीड चेंज होगी ना उनकी वेवलेंथ चेंज होगी। वेवलेंथ। ठीक है ना? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा? डी। ये स्पीड ऑफ द वेव वो भी सेम रहेगी और उसके अलावा वेवलेंथ जो है वो भी सेम रहेगी। सिर्फ होगा क्या कि वो बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है ना? विद द सेम स्पीड एंड विद द सेम वेवलेंथ। ठीक है ना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डायरेक्शन चेंज। एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ, मतलब डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन वो रीबाउंड हो जाएगा, बाउंड जो आपकी सरफेस है उससे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रीबाउंड हो रहा है, ठीक है, विद द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा फिर स्टेटमेंट इंफ्रारेड रेडिएशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, इसको छोड़। 9th वाले में देखो जरा, water is reflected a body between deep water and shallow water. What is the effect on the frequency, wavelength and speed of the wave at the body? अब क्या चीज सेम रहती है आपकी? देखिए आसान है, बता दो। बस स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्या इंक्रीज हो जाएगी? स्पीड चेंजेस। देखो अगर डीप से कोल्ड वाटर में, डीप से शैलो वाटर में जा रहा है या शैलो से डीप वाटर में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी ना। रहती है, तो फिर चेंज क्या होगा? वेवलेंथ और स्पीड, तो सी होगा, ठीक है बेटा, सी बोल रहे थे ना। हाँ, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जल्दी से बताओ 10। अच्छा मैं बाकी एमसीक्यूज को मैं होमवर्क में दूंगी, तुम ट्राई करना इसको घर पे बैठ के, सही है? सही। बाकी मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये करके मुझे ऑप्शन बताएंगे, अगर जो गलत होंगे फिर मैं कल सही करवाऊंगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव? इसका ए होगा, ए। ठीक है बेटा, सही है, ठीक है। तो फिर मैं इसके अलावा ये तुम्हारी फाइल में मैं शेयर कर रही हूँ, याद में हो मुझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं सारी, ठीक है, ये अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और डिटेल में पढ़ेंगे।